जब भी हम बात करते हैं किसी फ्लूइड की, तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स दिखते हैं जो क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। ठीक। और सब्सटेंस भी हैं जो फ्लो होते हैं, जैसे मर्क्यूरी हो गया। ठीक। तो मर्क्यूरी क्या करता है, रूम टेम्परेचर में है तो उसका नेचर कैसा है, मेटेलिक नेचर। लेकिन मेटल नेचर होने के बाद भी मर्क्यूरी कैसे फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऐसा हम मानते हैं कि जब हम फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं तो फ्लूइड को हम बेसिकली सॉलिड, मतलब उसके अंदर एक ऐसा मतलब शेप होने के साथ साथ एक फिक्स्ड वॉल्यूम के साथ साथ उसके पास एक बहने की प्रॉपर्टीज भी है, एक फ्लो होने की प्रॉपर्टीज भी है। जब हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं तो क्या है, मॉलिक्यूल्स की वजह से कोई डिफरेंस हम इनमें क्रिएट करते हैं। जैसे ये बहुत सारे क्या हैं, एटम्स हैं किसी भी सरफेस में। अब जब ये एटम्स किसी सरफेस में, तो इनके जो नियरेस्ट एटम होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे। अगर मैं इस एटम के बारे में बात करता हूँ, किसी भी एक पॉइंट एटम की, तो वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से। ये अपने नियरेस्ट एटम को अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये एटम अपने आप को डिस्प्लेस करना चाहता है, लेकिन लाइक ए स्प्रिंग ये अपनी ही जगह में सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है। और इसको अगर हम ऐसे पूरा देखें तो ये एक पर्टिकुलर एक शेप दिखाता है। और किसी सरफेस में रखा है तो ये इस सरफेस में एक पर्टिकुलर शेप दिखाता है, जिसके पास एक फिक्स्ड शेप होती है। तो फिक्स्ड शेप होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, सॉलिड। साथ ही साथ फिक्स्ड शेप के साथ साथ जो ये फोर्स लग रहा है एक एटम का दूसरे एटम के साथ, वो फोर्स होता है फोर्स परपेंडिकुलर टू द, पर फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन वही नेचर जब हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं या लिक्विड एटम्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनके अंदर इसके थोड़ा दूर दूर होने की वजह से अगर किसी प्लेस पे लिक्विड के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये अपने नियरेस्ट वाले के साथ जो फोर्स है, ये फोर्स कैसे होगा, ये फोर्स इसको मूव करेगा, लेकिन यहां से इस तरफ का जो नियरेस्ट एटम है उसको खींचने के लिए ये वाला फोर्स ज्यादा होगा तो ये कम होगा। ये वाला फोर्स थोड़ा सा, मतलब एक दूसरे के साथ जो लगने वाले फोर्स हैं, एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा, ऑल द फोर्सेस आर नॉट इक्वल। और साथ ही साथ जो टेंजेंशियली फोर्स लग रहा था, वो टेंजेंशियली फोर्स क्या हो जाएगा, यहां पर एब्सेंस हो जाएगा। मतलब कि एब्सेंस होने की वजह से क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे फ्लो होने लग जाएगा। इस सरफेस में, जिस सरफेस में रखा होगा उस सरफेस में ये फैल जाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या है, नो फिक्स्ड शेप। जब कोई फैलता है, फिक्स शेप नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं, लिक्विड। और लिक्विड के पास फिक्स शेप न होने के कारण या रीजन क्या है, इसके पास रीजन है टेंजेंशियल या फोर्स एट टेंजेंशियली is force at tangentially be या absent। जो टेंजेंशियली फोर्स होगा, फोर्स एट टेंजेंशियली बी एब्सेंट। तो यहां पर एब्सेंट नेचर होने की वजह से ये फ्लो होने लग जाता है। लिक्विड क्या होता है, फ्लो। तो जब ऐसा मटेरियल, ऐसा सबस्टांस जिसमें नेचर में एक तो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस होने की मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक हो, साथ ही साथ उसमें फोर्स ऐसा भी हो जो टेंजेंशियली एब्सेंट हो, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। जब हम फ्लूइड के बारे में एक और टर्म स्टडी करते हैं, तो फ्लूइड के लिए ये दोनों टर्म के साथ साथ इनकी इंपॉर्टेंट ये है कि इनके पास होती है अपने फिक्स डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या टर्म है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन हम जब एवरेज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं, एवरेज डेंसिटी क्यों, क्योंकि हर एक जो मॉलिक्यूल का मास है वो बहुत छोटा है, स्मॉल है। तो एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा वी, वॉल्यूम में जो चेंजेस आते हैं।
और आपको अभी हम पढ़ेंगे कि किसी भी शेप को बदलना मतलब कि उसके अंदर के मॉलिक्यूल, साथ ही साथ उसका मास और उसके वॉल्यूम में चेंजेस करने पड़ते हैं। इनको बोलते हैं इनका बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है और वॉल्यूम होते हैं, ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के। जैसे एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड क्या है? एक्सिस है ना। अगर कोई एक्स मूव कर रहा है, वाई की तरफ मूव कर रहा है या जेड में मूव कर रहा है पार्टिकल, सेम एज अगर कोई पार्टिकल को टेम्परेचर मिल जाए, वॉल्यूम उसका चेंज हो जाएगा या प्रेशर उसमें लग जाए तो उसकी वजह से भी चेंजेस आते हैं। तो एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वी, और साथ साथ इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट डेंसिटी को हम जनरली लाइफ में यूज जो करते हैं वो करते हैं किसी के रिस्पेक्ट में। जैसे कि लाइक लाइट, लाइट होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस में हम देखते हैं कि कोई कितना फास्ट है, स्लो है, तो उसको टर्म को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे ही स्पेसिफिक डेंसिटी एक टर्म होता है, और स्पेसिफिक डेंसिटी को हम जनरली कहते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी इज इक्वल टू specific density is equal to density of the density of this substance or divided by density of water. Density of water हमें पता होता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर जनरली ये है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कब हम बोलेंगे 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब? इसका मतलब कि अगर एक क्यूब के अंदर जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितना होता है? इज जनरली डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। फिर जब हम 1 मीटर क्यूब का कोई बॉक्स बनाएंगे, ठीक, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर विड्थ, तो उसका जो क्यूब बनेगा उसके अंदर कितना पानी आएगा? 1000 kg, मतलब आप अप्रोक्सीमेट लीटर भी आप उसको कह सकते हो। तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना आता है? 1000 लीटर पानी आएगा। तो ये वाटर का डेंसिटी होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हम निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू स्पेसिफिक डेंसिटी मल्टीप्लिकेशन बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हम किसी भी मटेरियल के स्पेसिफिक नंबर को, तो स्पेसिफिक डेंसिटी किसमें आएगा? इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? नो यूनिट ओनली नंबर। तो इसका इसमें आता है नो यूनिट ओनली नंबर। अगर मैंने कहा कि किसी मटेरियल की स्पेसिफिक डेंसिटी 1.7 है, तो बताओ उस सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी होगी? क्या कहा? क्वेश्चन, इफ एनी सब्सटेंस having a having substance having specific density is 1.7, find its density। क्या आएगा? फाइंड इट्स डेंसिटी 1.7 इंटू 1000। समझ पा रहे हो? तो अगर किसी सब्सटेंस की मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेगा? सब्सटेंस की डेंसिटी मल्टीप्लिकेशन बाय स्पेसिफिक डेंसिटी मल्टीप्लिकेशन बाय 1000, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो स्पेसिफिक डेंसिटी की टर्म्स में गिवन होगा कोई भी सब्सटेंस, तो वो किसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ये कितना आ जाएगा? 1700 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? अगर मैं पानी में किसी चीज को मिला रहा हूं, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वाटर में डिसॉल्व करते इस टाइम
मेरे पास क्या रहेगा कि उस मटेरियल का स्पेसिफिक डेंसिटी मेरे को रहेगा। सी वाटर है तो सी में कई तरह के सब्सटेंस घुले हुए हैं, ठीक है। तो हर मटेरियल का कुछ मटेरियल है मेरे पास जिनकी स्पेसिफिक डेंसिटी जो फ्लूइड कॉमन है और गिवन भी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में, जैसे कि वाटर। इधर हम ले लेते हैं फ्लूइड और यहां उनका डेंसिटी रो और यह है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वाटर के लिए कितना होता है 1.00 10 टू द पावर 3 और सी वाटर के लिए 1.03 10 टू द पावर 3 और मरकुरी के लिए ये होता है लगभग 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 और एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल सुना है? हाँ, जिसको पीते भी हैं अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, इसका लगभग होता है 0.806 और 10 टू द पावर 3 एथाइल अल्कोहल। ब्लड, जो कि ब्लड होता है बॉडी में, ब्लड का होता है 1.06 इंटू 10 टू द पावर 3 और एयर, जो एयर पार्टिकल्स हैं उनका होता है 1.29। ऑक्सीजन का यस 1.43। हाइड्रोजन का यस हाइड्रोजन का होता है 9.0 इंटू 10 की पावर -2। ये किसमें सब किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ये डेंसिटीज हैं कुछ अलग अलग डिफरेंट मटेरियल की। इंटरस्टेलर स्पेस, जो हमारा स्पेस है, इंटरस्टेलर स्पेस, और ये होता है अप्रॉक्सीमेट 10 टू द पावर -20। तो ये कुछ स्पेसिफिक डेंसिटी है। लेकिन ठीक इसी में जो हमारी डेंसिटीज होती हैं, अब उन पे क्या करते हैं, कुछ तरह के इफेक्ट ऑफ फोर्स होते हैं। उस इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर क्या है? दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स। मेरे को किसी भी अगर नेल को क्या करना है, किसी सरफेस में मतलब धंसाना है, तो उसको सरफेस में धंसाने के लिए क्या करूंगा? अगर मेरा फोर्स यहाँ पे ऐसे है नॉर्मली उसे करूंगा, नहीं धंसेगा। लेकिन वहीं इतना एक फोर्स प्रोवाइड कर दो उसको, किससे? हैमर से। जैसे हैमर से प्रोवाइड करूंगा तो ये अंदर की तरफ ऐसे धंस जाएगा पूरा का पूरा, ठीक। और साथ ही साथ जो नेल का एरिया है वो कैसा होना चाहिए? आगे से नुकीला होना चाहिए, शार्प होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या क्या रहे हो? इफेक्ट ऑफ फोर्स की प्रोवाइड कर रहे हो। जो इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर के साथ साथ हमें कुछ टर्म्स को ध्यान रखना है, इज थ्रस्ट और ये क्या? फोर्स। तो थ्रस्ट और फोर्स इज वेरी कॉमन, मतलब एक ही चीज है वैसे, बस थ्रस्ट जो है परपेंडिकुलर सरफेस पे लगने वाला एक फोर्स अप्लाइड। तो थ्रस्ट और फोर्स क्या हो सकते हैं? अप्लाइड बाय फ्लूइड या फोर्स, फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड किस पे? किसी भी, हाँ, ऑन द सरफेस ऑफ कंटैक्ट या कंटेनर। फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ कंटेनर। कंटेनर, जैसे आपने किसी कनस्तर में तेल रखा हुआ है बहुत सारा, तो वो तेल क्या कर रहे हैं, उस कभी अगर आप उसको इधर से पलटो तो इधर की तरफ फोर्स लगाता है, कोई इधर फोर्स लगाता है। इसी वजह से क्या है, अगर आप उसको थोड़ा सा टिल्ट रखते हो तो पूरा का पूरा कनस्तर नीचे गिर जाता है। या बोतल है तो बोतल अपने आप झुक क्यों नहीं रही है, या फिर ऐसे पूरी की एकदम रेस्ट में क्यों नहीं खड़ी हो जाती है? टावर ऑफ पीसा की तरह। सुना है आपने टावर ऑफ पीसा कैसा है? और टावर, हाँ, बहुत थोड़ा सा टिल्ट है अपने जगह से कुछ डिग्री पे, पर फिर भी वो खड़ा है, लोग उसके ऊपर चढ़ते भी हैं। रीजन ये है कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ ऐसा वर्क करता है, ठीक।
और फिर उसके जो मटेरियल स्ट्रक्चर है ये सब उसके डिजाइनिंग पे बात करते हैं। तो उसके डिजाइनिंग में लगना क्या वाला है, यही तो इफेक्ट ऑफ फोर्स वहां पे काम करता है। इफेक्ट ऑफ फोर्स मतलब कि थ्रस्ट अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड बाई फ्लूइड किस पे, ऑन द सरफेस बाई कंटेनर। और जब ये फोर्स अप्लाइड होगा किसी कंटेनर पे तो हम उसके लिए पी पावर के यूज करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया यूज करेंगे तो इसका क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, और या इसका दूसरा नाम क्या है, पास्कल। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल तभी तो बोलेंगे जब किसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, उसको क्या बोला जाएगा, 1 पास्कल। और पास्कल क्यों नाम पड़ा, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे ब्लेज पास्कल उनके नाम से पड़ा। फोर्स के बेसिस में बहुत सारे हम लोग देखते हैं, जैसे कि बैग होता है, हमारे जो बैग हैं वो कैसे होते हैं, बैग की जो स्ट्रिप है वो पीछे से कैसे होती हैं, चौड़ी होती है ना, ये तो ये पीछे वाले पतले पतले क्यों नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि इनमें विड्थ थोड़ा सा ब्रेथ मतलब इसकी थोड़ा रखी जाती है, वाइड रखा जाता है इनको। तो वाइडर स्ट्रिप इसीलिए रखी जाती है क्योंकि क्या होगा, वाइडर स्ट्रिप होगी, एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। वहीं जैसे मैंने नेल्स के बारे में बात करी या नुकीली चीज़ों के बारे में बात करी, तो उसमें क्या होता है, उसमें सरफेस कैसे होती है, नुकीली होती है। तो नुकीली सरफेस होगी तो एरिया कैसा होगा, कम, और एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा। तो जो भी तुम लोग ने देखा है, जैसे कट करते हैं, कटिंग के जो भी औजार वगैरह हमारे पास होते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि नाइफ हो गया और हमारे नेल्स हो गई, ठीक है, आयरन नेल्स, तो वो कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं, सरफेस होती हैं, शार्प होती हैं। शार्प होंगी तो एरिया क्या होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। वहीं जहां हम बात करते हैं कि ट्रेन की पटरियां, तो ट्रेन की पटरियों के बीच का सरफेस कैसा रहता है, कल मैंने तुम्हें बताया भी था, ऐसे ट्रेन की पटरियां कुछ ऐसी होती हैं, कैसे शेप की होती हैं, आई शेप की होती हैं। आई शेप के होने के साथ साथ इनके बीच में क्या दिया जाता है, ऐसे फट्टे, लकड़ी के फट्टे लगाए जाते हैं, है ना। तो लकड़ी के फट्टे क्यों लगाए जाते हैं, यस, एरिया को इंक्रीज करने के लिए। तो एरिया इंक्रीज होता है, तो एरिया इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, यस, आने वाली जो ट्रेन होंगी, तो ट्रेन जब प्रेशर लगाएंगे उस पर तो नीचे की तरफ नहीं धंसेगा, एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम, ठीक है। ऐसे ह्यूमन बॉडी भी प्रेशर एग्जीक्यूट करती है, हमारे बाहर भी तरह का डिफरेंट तरह के प्रेशर होता है। तो आयरन इसका यूज करते हैं, ट्रेन ट्रैक, ट्रेन के जो ट्रैक बनते हैं उनमें भी हम लोग कैसे यूज करते हैं, वाइडर एरिया यूज करते हैं, वाइड एरिया। वाइड एरिया यूज करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। प्रेशर अगर हम बात करें तो प्रेशर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो प्रेशर एक कैसी क्वांटिटी है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब प्रेशर को हम फ्लूइड, ये कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में हो, जैसे कि यही आपका एक कोई बीकर है और उस बीकर के अंदर मैं किसी मटेरियल को डिप कर दूं, ठीक, और मटेरियल को डिप करेंगे तो होगा क्या, फ्लूइड इस पे चारों तरफ से एक फोर्स लगाएगा, ठीक, और जब फोर्स लगाएगा तो चारों तरफ से लगने वाले फोर्स की वजह से इसमें डायरेक्शन कैसे होंगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस होंगी, बट सो मैनी डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस होंगी। तो इसको फिर क्या कहते हैं, प्रेशर इज अ टेंसर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी इन फ्लूइड, जब हम फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। तो फ्लूइड्स में इसका ऐसा नेचर देखने को मिलता है। साथ ही साथ टेंशन क्वांटिटी होने के साथ साथ जब हम क्या करेंगे, किसी मटेरियल को, सपोज आपने क्या करा, एक बैलून में हवा भरी, ठीक, और बैलून में हवा भरी, लेकिन उस बैलून में अलग अलग जगह से कुछ स्ट्रॉ ले ली और अलग अलग एरिया की, एक यहां से थोड़ा वाइडर लिया, एक यहां से, और कुछ
अलग शेप से, यहाँ से बहुत ही पतली कर दी। तो अब क्या होगा, ऐसे इसमें कई तरह की शेप से क्या निकल रही है, इस बलून से हवा बाहर निकल सकती है। तो यहाँ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, मान लो A1, यहाँ पे जो इससे बाहर आएगी बलून में के अंदर क्या भरी हुई है, हवा भरी हुई है। जो हवा बाहर आएगी यहाँ से तो उसका प्रेशर क्या होगा, F1। तो यहाँ पर कितना आएगा, फोर्स कितना होगा F1, यहाँ पे एरिया A1, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे F2, एरिया क्या होगा A2, इसका एरिया ये थे 3, और यहाँ से आने वाला प्रेशर या फोर्स जो होगा वो होगा F3, और यहाँ पे कितना होगा एरिया A4, और यहाँ पे प्रेशर फोर्स कितना होगा F4। तो हर एक जगह से निकलने वाला जो फोर्स अपॉन एरिया होगा, वो जो हम मेजर करते हैं तो क्या दिखता है, फोर्स अपॉन एरिया हर एक जगह से ऑल आर इक्वल, सबके सब एक इक्वल रेशियो में रहते हैं। यही चीज हम फ्लूइड के साथ कर देते हैं। और ये फ्लूइड के साथ कैसे करते हैं, जब कोई फ्लूइड में या बीकर में किसी डिफरेंट शेप की, और इसके अंदर क्या भरा हो, लिक्विड भरा हो, और लिक्विड भरा हो और इसके अंदर डाल दें इसको, ये तो होगा क्या, यहाँ पे लगने वाला प्रेशर, यहाँ पे लगने वाला प्रेशर, यहाँ से लगने वाला प्रेशर, इस दीवार पे लगने वाला प्रेशर, हर जगह से क्या होगा, सेम। तो यही जो प्रेशर सेम होता है, प्रेशर प्रेशर जो सेम होता है ऑल डायरेक्शंस में, तो उसको बोलते हैं क्या, पास्कल लॉ। क्या कहते हैं, पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ को हम लिख लेंगे कि प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड एट एवरी पॉइंट, pressure inside a fluid at every point कैसा रहेगा, हाँ सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड एट एवरी पॉइंट कैसा रहेगा, इज, ये पॉइंट इज सेम, ठीक है, इज सेम एट ऑल पॉइंट, जो भी उसके साथ पॉइंट्स में, ऑल पॉइंट्स या ऑल डायरेक्शन एट इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस, ऑल नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। लेकिन इसमें एक चीज और देखिए कॉमन, कि यहां पर अभी क्या होना चाहिए, कंडीशन ये है कि ग्रेविटी नेग्लेजिबल होनी चाहिए, ग्रेविटी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल होना चाहिए। जब ग्रेविटी नेग्लिजिबल होगी तो वहां पर क्या होगा, ग्रेविटी अपना फोर्स नहीं लगाएगी, तो ग्रेविटी की फोर्स को यहाँ पे नेग्लिजिबल रखा जाता है। और इसी की बेसिस पे बनते हैं बहुत सारे तरह के जो हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है। हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक मशीन्स जैसे हम एक बड़ा सा कंटेनर ये ले लेते हैं, एक पिस्टन, और इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी, दूसरे एक स्मॉल सिलेंडर वाले ऑब्जेक्ट पिस्टन से। अब ये कैसे काम करेगा,
इसके अंदर क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा है, लेकिन यहाँ पर भी एक क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, और यहाँ पे भी एक छोटा सा वेट हम रख सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा, इसको अगर प्रेस करा जाएगा किसी फोर्स से F1, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया, A1, और इसका ये क्या होगा, ये वाटर इसकी तरफ मूव करेगा, और जब वाटर मूव करेगा तो वाटर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा F2, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, A2। अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ, तो पास्कल क्या कहते हैं, पास्कल लॉ कहते हैं कि F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। ये होगा कि जितना ज्यादा यहां से प्रेशर लगेगा उतना ही क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुल होगा। लेकिन इससे हमारे को एक बेनिफिट हो जाता है कि हम बहुत भारी से भारी ऑब्जेक्ट को भी एक हल्के से फोर्स से पुल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, अगर मान लो सपोज F1 हमें कैलकुलेट करना हो, F1 फोर्स या F2 फोर्स कैलकुलेट करना हो, तो F2 कितना हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू, हाँ, F1 अपॉन A1 इंटू A2। और F1 अगर हमारे पास है कितना, 1, कितना, 1000, ठीक, 1000 न्यूटन, और एरिया कितना है इसका, या F1 और A1 कितना है, F1 कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, F1 कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 मल्टीप्लिकेशन बाई A1। तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, F1 कितना है, F1 फोर्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो F1 फोर्स में मेरे को मिल जाएगा कि F2 और A2 सपोज 1 और 1 है, 1 न्यूटन, और एरिया भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का, और इसका एरिया कितना है, 1000 मीटर स्क्वायर। तो F1 कितना हो जाएगा, इज 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन लगाने पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो कितने केजी की है, 1000 केजी की है, और इसका एरिया कितना है, वो भी हमने कितना रख दिया, 1000 मीटर स्क्वायर का रख दिया, तो F2 कितना आएगा, F2, तो F2 कैलकुलेट करके आएगा आपका F1 अपॉन A1 मल्टीप्लिकेशन बाय A2, तो ये हो जाएगा 1000, अगर 1000 केजी भी है तो कितना, जी की वैल्यू कितना होता है, 10, और एरिया कितना है, 1000 मीटर स्क्वायर, और इंटू A2 मान ले सपोज 1 है, तो 1000 से 1000 कैंसिल, 10 न्यूटन। F2 कितना आ रहा है नॉर्मल से, सिर्फ 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन लगाने से मेरे को क्या कर रहा है, 1000 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब 1000 केजी का अगर लगाना है, तो 1000 केजी को लगाने के लिए मेरे को यहां से कितना मास लगाना पड़ेगा। अगर इसको मैं मास यहां से कैलकुलेट कर दूं तो ये आ जाएगा M2 इज इक्वल टू 1 kg। अगर फोर्स इसमें 10 N है तो F2 ग्रेविटी का जो फोर्स आएगा वो कितना होगा, M इंटू जी। तो मास कितना लगाना पड़ेगा यहां से, 1 किलोग्राम। तो 1 kg मास से आप कितने केजी मास को पुल कर दे रहे हो, 1000 केजी के मास को। इसलिए बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स को लिफ्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इस हाइड्रोलिक मशीन की। तो इससे एक एडवांटेज क्या हो गया इसका, इसका एक एडवांटेज ये आ गया कि इनसे जो एप्लीकेशन है पास्कल लॉ का, वो क्या है, सबसे पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्कल्स या हाइड्रोलिक मशीनों का। वहीं अगर आपको क्या करना है, बहुत है मतलब 1 टन अगर क्या करना है, कॉटन को एरोप्लेन से भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रखेंगे तो बहुत बड़ा ज़्यादा स्पेस घिरेगा, तो उस ज़्यादा स्पेस को कम करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम एरिया को कम करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें प्रेशर लगा लेंगे, प्रेशर एग्जीक्यूट कर देंगे, फोर्स
लगा लेंगे, मतलब एक बड़ा सा कंटेनर बनाएंगे और उस कंटेनर में छोटे पिस्टन से उसको पुल पुल पुश पुश करते रहेंगे और इतना दबा देंगे तो हाइड्रोलिक प्रेस उसे कहेंगे। ये देखो ना, अगर एक 1 kg है तो 1 kg के लिए मुझे एरिया भी क्या चाहिए, कम, और प्रेशर कितना लग रहा है 1000 kg। तो 1000 मतलब 1 टन अगर किलोग्राम का कोई कॉटन है, सोचो ना 1 किलोग्राम कॉटन है तो उसको मुझे प्रेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस पर धीरे 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 इतना फोर्स लगाना पड़ेगा 10 न्यूटन का, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, एक कंटेनर के अंदर पैक हो जाएगा। इसके अंदर ऐसा फिक्स करो और एक यहाँ से पिस्टन से लगाओ तो सारी की सारी रुई क्या हो जाएगी, इसके अंदर पैक हो जाएगी। पहले बड़ा एरिया लिया उधर फोर्स लगाएगा, लेकिन उस बड़े से फोर्स पे छोटा सा फोर्स अप्लाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, धीरे 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 रुई का क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा कंटेनर, एक छोटे से कंटेनर में पूरे की पूरी रुई पैक हो जाएगी। अब समझे थोड़ा सा पास्कल लॉ का काम। एक और क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट करना, हाइड्रोलिक प्रेस करना, जो एरोप्लेन में कर सकते हैं, क्योंकि एरोप्लेन में तो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक का ही सामान लेके जा सकता है। एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक, जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनते हैं, तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, इन्हीं का ही, जो तुम्हारी गाड़ियों में बाइकों में डिस्क ब्रेक होते हैं। तो वो जो पहिया चलेगा उसके बगल में एक, पहले तो क्या होते थे, पहले गुटके वगैरह लगते थे रबड़ के इनके, तो अब उसकी जगह ऐसा ढांचा बना होगा, वो पतली सी वायर से उसके अंदर क्या होगा, ये लिक्विड लिक्विड भरा रहेगा पूरे उसमें, और जैसे आप एक छोटा सा पॉइंट हल्का सा भी प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, एकदम ब्रेक लग जाएगा। गाड़ियों में भी आप कर सकते हो, देखो ना, पाँव से कोई दबा रहा है, इसको प्रेस कर रहा है और पूरी की बड़ी गाड़ी रुक जा रही है। गाड़ी का वेट कितना हो सकता है, 2 या 4 2-3 टन के हिसाब से, अगर हम बड़ी व्हीकल के बारे में बात करें तो इतने सही। अगर 1000 किलो को 1 किलोग्राम, मतलब 1 kg का, बस 1 kg कितना होता है, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है 1 kg, 1 kg का मतलब इतना kg वाला भी उसको प्रेस करेगा तो भी वो रुक जाएगा। मतलब छोटा बच्चा भी अगर हल्के से अपने हाथ से दबाएगा तो भी पूरी की पूरी गाड़ी रुक जाएगी। तो डिस्क ब्रेक काफी पावरफुल ब्रेक होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक बनाने में, हाइड्रोलिक प्रेस करने में और हाइड्रोलिक लिफ्ट करने में किसका यूज करेंगे, पास्कल लॉ का। क्लियर, ये तो था इंपॉर्टेंट, लेकिन साथ ही साथ जो पास्कल लॉ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा वायलेट करता है इसको, एनर्जी कंजर्वेशन को। तो एनर्जी कंजर्व, तो एनर्जी इज कंजर्व कब, एनर्जी इज कंजर्व व्हेन एफ, अब तुम्हें यहां से ये F2 फोर्स लग रहा है तो इसका वजह से F1 में चेंजेस आ रहे हैं, तो F1 में जो चेंजेस आएंगे यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लेंथ लेनी पड़ेगी L2, और वहीं पर यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी वो बहुत ही कम होगी L1। यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, या फोर्स लगेगा तो लेंथ इसमें ज़्यादा चेंज होगी, और इसमें लेंथ क्या होगी, बहुत कम चेंज होगी क्योंकि एरिया ज़्यादा है ना। तो एनर्जी F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2, तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पास्कल लॉ का ये रूल है। फिर जब हम बात करते हैं किसकी, ये तो था जब ग्रेविटी नेग्लिजिबल हो। ग्रेविटी नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, नगण्य, ग्रेविटी ना हो। और जब ग्रेविटी हो तब क्या होगा, तो प्रेशर ड्यू टू ग्रेविटी, ये प्रेशर विद ग्रेविटी, ठीक है। प्रेशर जब ग्रेविटी के साथ लगे तब क्या होगा, प्रेशर विद ग्रेविटी। जब प्रेशर ग्रेविटी के साथ आएगा तो उसको हम एक किसके साथ देखते हैं, कॉलम के साथ, और सिलिंड्रिकल कॉलम। एक सिलिंड्रिकल कॉलम को यहाँ
किसी कंटेनर में फिट कर देते हैं, ठीक। और जब कंटेनर, ये मान लो आप, और ये कंटेनर किससे भरा होगा? फ्लूइड से। तो फ्लूइड से भरा होगा तो इसको हम ये मान लेते हैं ये है, और कंटेनर में यहां तक फ्लूइड भरा हुआ है कुछ हाइट तक। बाहर का जो प्रेशर होगा, इस प्रेशर को बोला जाएगा पी ए। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक थ्रू जो लगने वाला है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहीं इसका जो ये है लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है, दैट इज कॉल्ड h1। और यहां से लेकर यहां तक का जो हाइट है वो है h2। और टोटल जो हाइट है जहां तक कंटेनर की हाइट है टोटल, इसको दैट इज कॉल्ड h। इसके दो रीजन भी ले लेते हैं, यहां से ये S2 बॉटम और ये हो जाएगा अपर रीजन S1। S2 पे कितना प्रेशर आएगा? S2 पे, S2 पे जो प्रेशर आएगा वो दैट इज कॉल्ड PA प्लस रो जी एच। एच कौन सा होगा? H2। रो जी H2 कौन सा आएगा? कैसे आएगा? क्योंकि हमें पता है कि अगर जो फोर्स लगेगा तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू जी। जो फोर्स इसमें लगेगा, ये कब लगेगा? जब ग्रेविटी है। अभी तक क्या था? ग्रेविटी नहीं थी, इसलिए हमने फोर्स को एज इट इज लिया। अब क्या ले रहे हैं? ग्रेविटी अब है, प्रेशर विद ग्रेविटी। ग्रेविटी के साथ लेना है अभी हमको। और जब ग्रेविटी के साथ लेंगे तब क्या होगा? हर एक चीज ग्रेविटी लगेगी, मतलब क्या आ जाएगा? स्मॉल जी आ जाएगा। स्मॉल जी क्या होता है? अरे इस एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, मतलब स्मॉल जी काम करेगा, और स्मॉल जी जब काम करेगा तो उसका कुछ मास होगा, और ये क्या है? m इंटू जी। और मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास इंटू डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब वॉल्यूम। मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और वॉल्यूम क्या होता है भाई? किसी चीज का आयतन क्या होता है? हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर एरिया इंटू हाइट कह सकते हैं। और हाइट कितना है इसका? h है, तो रो इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी। और एरिया को अपन में लेके जाओ, चले जाओ। प्रेशर अपॉन एरिया इज इक्वल टू रो जी एच। और फोर्स अपॉन एरिया क्या है? प्रेशर इज रो जी एच। इसीलिए यहां पे रो जी एच 2 लिख दिया मैंने। वो प्रेशर कहां पर है उसका? जो S2 है, S2 इज अ बॉटम, एट बॉटम। इसका मतलब जब मैं किसी चीज को गहराई में छोड़ूंगा, या कोई सी वाटर में जाएगा, नीचे 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 तली में चल जाएगा, तो होगा क्या? गहराई में जाते हुए उसका प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर जो आएगा यहां पर, वो कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसका? पीए। पीए क्यों आया उसके साथ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा उस समय, और साथ साथ ये रो जी और एच हाइट के साथ साथ लगेगा। एच कितना है यहाँ पे? H2। ऐसे ही इस वाले सरफेस के लिए कितना होगा? P1 इज इक्वल टू, क्या यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा? बिल्कुल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा ही आएगा। और फिर क्या आएगा? रो जी H1। H1, तो ये वाला हो गया एट बॉटम, ये क्या हो गया? एट टॉप। और जो नेट आएगा इनका भी, नेट प्रेशर, वो कितना हो जाएगा? डेल्टा P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। और ये किसका प्रेशर होगा? प्रेशर बाय लिक्विड। किसमें? कॉलम पे। कॉलम मतलब ये छोटा सा जो भी बेलन वगैरह सिलेंडर है, इस पे लगने वाला प्रेशर। तो प्रेशर एट कॉलम, ये तो निकालने वाले हैं हम। प्रेशर विद ग्रेविटी फॉर सिलिंड्रिकल कॉलम। तो प्रेशर एट बाय लिक्विड, कितना लगाएगा लिक्विड उस पे? डेल्टा पी इक्वल टू P2 माइनस P1, और P2 है Pa प्लस रो जी H2, ये है Pa प्लस रो जी H2, तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? रो जी H2 माइनस, और H2 माइनस H1 क्या होता है?
आ गया ना फिर से ये, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू रो जी एच। तो ये आपका जनरलाइज फॉर्मूला आ गया जो हमने वैसे भी निकाला बाई ग्रेविटी के बेसिस पे, और साथ ही साथ चेंज ऑफ प्रेशर के बेसिस पे भी। आप समझे? तो प्रेशर कितना होता है जब ग्रेविटी होगी? रो जी एच। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, हर एक चीज को समझिए। ठीक, तो अब जब हमारा प्रेशर आ जाएगा तो एक टर्म है इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप लोगों के दिमाग में मतलब ये थोड़ा सा कौतूहल तो उठ ही रहा होगा, थोड़ा सा मतलब कीड़ा तो एक जाग रहा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए और ये है क्या, है ना? तो अब बताता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर कुछ ऐसा भी हो आपके दिमाग में तो आंसर क्वेश्चन पूछ लिया करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या, हमारी धरती ये है अर्थ। अच्छा इतने हैं हमारे अर्थ, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके चारों तरफ क्या है? एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर होने के साथ साथ इन एटमॉस्फेयर में क्या क्या मौजूद है? गैसेस और ये सब बहुत सारी चीज। और ये गैसेस होने के साथ साथ ये गैसेस क्या करती हैं? अर्थ पे प्रेशर लगाती हैं। और यही जो प्रेशर है बाय द एटमॉस्फेयर एक्टिंग ऑन अर्थ, तो उस पर जो प्रेशर लगता है उसी को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप इसे नोट कर लो, दिस इज द प्रेशर क्रिएटेड बाय एटमॉस्फेयर। द प्रेशर क्रिएटेड बाय एटमॉस्फेयर। किस पे? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे लगता है। और जब अर्थ के सरफेस पे लगता है, इसको हम किससे मेजरमेंट करते हैं? इसको मेजर करा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर क्या होता है हम इसे पढ़ेंगे अभी, मेजरिंग डिवाइस जो मेजरमेंट करते हैं प्रेशर को। और बैरोमीटर के साथ साथ सी लेवल से, सी लेवल जानते हो ना, सी लेवल, एट सी लेवल से जिसका वैल्यू आता है 1 एटम, मतलब 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये 1 एटीएम होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही कारण है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा स्कूबा डाइवर्स कौन होते हैं? जो पानी के नीचे जाते हैं। और जब पानी के नीचे जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं। और जैसे जैसे गहराई में चलते जाते हैं तो अब गहराई में जाते जाते क्या होगा? हाइट बढ़ेगी ना, एच एच इंक्रीज होगा। और जब एच इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रेशर भी बढ़ेगा। अभी आपने देखा ना, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। रो अगर किसी वाटर का है, अगर सी में जा रहा है तो सी का वाटर या डेंसिटी फिक्स होता है, वहीं जी भी फिक्स होता है। एच चेंज होगा, तो एच चेंज होगा तो एच की चेंज होने की वजह से एच बढ़ेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो बाहर हमारा प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो कितना है? 10⁵ और हमारी बॉडी के अंदर का प्रेशर भी 10⁵ है। इसीलिए नहीं तो बाहर का प्रेशर हमारी बॉडी को क्या कर देता? दबा देता, और हम लोग ऐसे पिचके भी हो जाते और इतना पिचक जाते कि बिल्कुल डेथ हो सकती थी। पर लेकिन अंदर भी हमारे उतने ही प्रेशर है, 10⁵। देखो इस पानी, ये ग्लास है, इस पे भी 10⁵ का प्रेशर लग रहा है, लेकिन ग्लास की अंदर से भी उतने, बाहर से भी उतना प्रेशर है 10⁵, और अंदर से भी कितना प्रेशर है? 10⁵। तो दोनों सरफेस में प्रेशर इक्वल है, इसीलिए ग्लास का शेप ऐसा है। और ग्लास होल्ड भी कर रख रहा है वाटर को, सेम एज। तो स्कूबा डाइवर को जब नीचे जाएगा तो वहां का प्रेशर बढ़ जाएगा, 10 की पावर सपोज 10 हो गया, तो बाहर का प्रेशर इतना है, तो उसको क्या करना है? धीरे 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 उस प्रेशर को इंक्रीज करता है लंग्स के। तो 10 की पावर, अगर बाहर का 10 की पावर 10 है तो अंदर का भी कितना करना पड़ेगा? 10 की पावर 10। लेकिन जैसे ऊपर आएगा तो उसको फिर प्रेशर को धीरे 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 रिलीज करना पड़ेगा, और जब कम करना पड़ेगा तो फिर क्या होगा? तब बुलबुले से निकलते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज जी की वैल्यू 10 हो और डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1000 हो, तो बताओ
H मतलब 10 मीटर हाइट पे कितना प्रेशर लगेगा, H इक्वल टू अगर 10 मीटर है तो प्रेशर कैलकुलेट करना है, कितना आएगा प्रेशर इक्वल टू P इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, 10 मीटर हाइट तक के लिए कितना प्रेशर होगा, और पी ए होता है 1 एटीएम, 1 एटीएम मतलब 1.013 इंटू 10 की पावर 5, और प्लस रो है कितना है 1000, जी का वैल्यू 10 और इंटू 10, तो ये बन जाएगा आपका 2.013 इंटू 10 की पावर 5, जो कि अप्रोक्सीमेट कितना है 2 एटीएम। और 2 एटीएम जो प्रेशर है, इससे मतलब यार क्या हुआ, सिर्फ 10 मीटर की हाइट में जाने पे ही 1 एटीएम मतलब 100% इंक्रीज हो गया प्रेशर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, इस तरह का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे किसका, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर की यूनिट्स हैं, जैसे बार हो गया, टॉर हो गया, इसीलिए बैरोमीटर का यूज करते हैं प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। ओके।